नमस्कार और जय हिंद। दिशाई राज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से थोड़ा सा आउटडोर में शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि आज हम बात करेंगे टायर 2 और टायर 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर हो रहे किस प्रकार से स्कैम मैं कह सकता हूँ, क्यों कह सकता हूँ, आज हम बात करेंगे जिन डाटास के साथ आपके समक्ष आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो स्पेशली 10,000 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसके अंदर प्राइवेटली ऑन्ड भी 6 से 8,000 के बीच में है और 2,000 के करीब हमारे जो स्टेट ऑन्ड यानी कि गवर्नमेंटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर IITs, NITs, ट्रिपल IITs, उसके अलावा GFTI जो कि स्टेट ऑन्ड कॉलेजेस होते हैं। 8,000 इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि प्राइवेटली ऑन्ड कॉलेजेस हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली उस सेक्टर के अंदर किस प्रकार से बच्चों के साथ कह सकते हैं कि स्कैम चलाया जा रहा है और एजुकेशन के नाम पे लोग उसको बिजनेस मॉडल एक मान चुके हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एक ड्रीम बेचा गया। ड्रीम क्या? इल्यूज़न। क्या इल्यूज़न है कि आपको फैंग यानी FANG जो कि फेसबुक, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज़ के अंदर 1 CR के पैकेज पर प्लेस्ड हुआ, कोई 50 लाख के पैकेज पर प्लेस्ड हुआ, कोई 20 लाख के, 30 लाख के। इस तरह से स्कैम के नाम पे और एक तरह से ड्रीम बेचा गया बच्चों को JEE मेंस के पेपर के समय। और बहुत सारे बच्चे यानी 15 लाख से अधिक बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं और 15 लाख से अधिक बच्चे हर साल JEE मेंस का पेपर देते हैं। उस पेपर से एडमिशन लेते हैं किसके अंदर? इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर। अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर तो आते हैं। अब मैं देख रहा था, जब प्लेसमेंट का रेशियो देख रहा था, तो हर साल यानी कि 100% में से 90% ऐसे बच्चे हैं जो कि नॉन टेक यानी कि जिस फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिस प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नॉन टेक वाले फील्ड में ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्पाइट बिंग कि सारे कॉलेजेस टेक ओरिएंटेड हैं। केवल 7% ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट कोर में हो रही है। आप डाटास को देखेंगे तो आपको शॉक हो जाएंगे कि केवल 7% ऐसे बच्चे हैं जो केवल कोर के अंदर प्लेसमेंट हो रही हैं। और मैं जब देख रहा था तो ऑल ऑफ सडन क्यों इतना एब्रप्ट चेंज आया कॉलेजेस के अंदर कि भाई प्राइवेटली ऑन कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज अचानक आए क्यों? तो उसके पीछे भी थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। यानी कि 1994 के अंदर जब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन जब आया तो उसके अंदर MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज जो थी वो इंडिया की तरफ आने लगी। अब इसके पीछे रीज़न क्या था? तो अगर मेनली देखा जाए तो इसके पीछे 3 रीजन थे। पहला रीज़न ये था कि इंडिया के अंदर बहुत सारे एजुकेटेड लोग, दोज पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश आर एजुकेटेड। तो इंडिया के अंदर एजुकेटेड लोग अंग्रेजी बोलने वाले थे जो कि टेक के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में थे। दूसरा ये था कि सरकार ने ना उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। फॉर एग्जांपल, सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर टेक कंपनीज यानी कि इन्फोसिस, विप्रो, HCL, बहुत सारी ऐसी कंपनीज को बढ़ावा दिया जो कि चीप लेबर हायर करती थी और सर्विस किसको देती थी? फॉरेन कंपनीज को। फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस हमारे यहाँ मास रिक्रूटर है, HCL हमारे यहाँ मास रिक्रूटर है, TCS हमारे यहाँ मास रिक्रूटर है। ये कंपनियाँ आएंगी, यहाँ से बच्चे उठाएंगी। दे आर डूइंग नथिंग इन अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड और जनरेटिंग समथिंग विच इज़ डूइंग वेरी मच इनटू IT सेक्टर। पर वो क्या करती हैं कि यहाँ से बच्चे लेंगे और किसके लिए सर्विस देंगी? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, मतलब बहुत सारी जो फॉरेन की कंपनियां हैं उनके लिए हमारे बच्चों को एक सर्विस के तौर पे रखती हैं जो हायर करती हैं। 2 रीज़न बताया। तीसरा रीज़न ये था कि यहाँ की पर कैपिटा इनकम, और यहाँ पे 80% कट करती थी कंपनियां अपने वेजेस पे आउट में जब वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हुई। आप समझ के देखिए कि बाहर के कंट्रीज़ में, जब फॉरेन में एक आदमी का मंथली इनकम एक सरकार के द्वारा मापदंड पे होना ही चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा, अगर एक्स अमाउंट वो यूरोप में, वेस्ट यानी कि अमेरिका में पे कर रहा था, उसका X/2 में वो 2 बंदों को यहाँ इंडिया में हायर कर ले रहा है। तो उसके लिए तो ज़्यादा कह सकते हैं सुविधा यहाँ पर है। तो वो क्या किए, बहुत मास लेवल पे शिफ्ट किए इंडिया के अंदर 1994 के बाद, जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हुआ, MNCs हमारे देश के अंदर आने लगी। ये 3 रीजन्स थे जिसके बाद वो सारी कंपनियां हमारे देश के अंदर इस तरह से आने लगी कि एक हौड़ मच गया कंपनीज का। और उसी हौड़ को पूरा करने के लिए, उसी भेड़ चाल को पूरा करने के लिए हमारे देश में प्राइवेट कॉलेजेस का आना एक बहुत ही देखा गया। उसी सिलसिले में मैं एक और चीज़ देख रहा था। 1994 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर केवल 32 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, 9,000 के करीब सीट था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 12 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे 1994 के करीब। लेकिन वहीं बढ़ के यानी कि इस साल के अंत तक लगभग 450 से अधिक जो कि NIRF रैंक कॉलेजेस हैं। आप सोच सकते हैं प्राइवेटली ऑन्ड। तो किस प्रकार से सडन चेंज आया, 2 लाख 2.5 लाख से अधिक सीटें हो चुकी हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। और इन सारे कॉलेजेस के अंदर जब आप प्राइवेटली ऑन्ड कॉलेज, स्पेशली जो कि BTech के लिए या टायर 2 टायर 3 के अंदर जो प्राइवेटली ऑन्ड कॉलेजेस हैं, उनके जब ऑनर्स की लिस्ट देखेंगे तो फिर आप उस पर शॉक हो जाएंगे। तो मैं बात अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ। आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम तो सुना ही होगा। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन पर बहुत सारे एलिगेशंस भी लग चुके हैं। BJP के एक गद्दावर नेता हैं, UP के भी एक गद्दावर नेता हैं और अभी भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं। उनके नाम, केवल उनके नाम 54 से अधिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, केवल उनके नाम।
ही ऑन 54 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं देख रहा था बहुत सारे लड़के अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं वो टेक के होंगे या नॉन टेक के भी होंगे तो उनको पता होगा कि SRM इंस्टीट्यूट, VIT हो गया, वेल्योर हो गया, नारायणा ग्रुप हो गया, ये सारे या तो भूतपूर्व MP थे या किसी पार्टी से जुड़े हुए थे या कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। खुद राजनाथ सिंह का ही यूपी के अंदर कई सारे कॉलेजेस में 50%, 60% और कई तरह के स्टेक्स हैं उनके यहाँ। तो जो अब मैं ये क्यों बताया आपको कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का अचानक मैं नाम क्यों लिया, राजनाथ सिंह का नाम क्यों लिया, नारायणा ग्रुप के कॉलेजेस का नाम क्यों लिया, क्योंकि दीज पीपल आर इनटू द पावर एंड दे कैन इजीली मैनिपुलेट द सिस्टम थ्रू पावर एंड पैसा। आप समझिए इस चीज़ को। अगर कोई बंदा MP है, कोई गवर्नमेंट के अंदर है, वो ईजिली सो कॉल्ड एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो कि ग्रांट करती है, NIRF हो गया, AICTE हो गया या UGC हो गया, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर उसके बाद उसको इन्फ्लुएंस करके अपने लिए एक एफिलिएशन बनवाती हैं और अपने नाम पर 50 कॉलेजेस, कई सारे अपने इंस्टीट्यूशन खोलती हैं। और उन इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या होता है आपको ही पता है, फीस के नाम पे बच्चों के साथ किस तरह से बस इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ये रह चुका है। मैं देख रहा था बहुत सारे IT रूकी के प्रोफेसर ने भी ये बहुत बार रेज किया कि IIM के प्रोफेसर ने भी ये बात रेज की, क्या रेज की कि भाई जो भी प्राइवेटली ऑन्ड कॉलेजेस हैं दे आर ओनली इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो क्या कर रही हैं, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही हैं, एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं दे रही हैं बच्चों को। जो कॉलेजेस हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देना, रोड बना देना, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मॉल कॉलेजेस के अंदर खोल देना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारी फैसिलिटी, मैकडोनल्ड्स, ये वो XYZ, और पर पढ़ाई के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे जीरो। इसके पीछे का रीजन क्या है, 2011 में AICTE के जो चेयरमैन थे, AICTE मैं बता दूं क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वह इंस्टीट्यूशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे हमारे देश के अंदर जो टेक इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनको ग्रांट देती है, परमिशन देती है कि आप खोल सकते हैं, कॉलेजेस खोल सकते हैं। AICTE के चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है 2011 के अंदर। क्यों अरेस्ट किया जाता है, देखो उन पर एलिगेशन क्या लगाया गया, आस्किंग फॉर अ ब्राइब फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज, इन रिटर्न द कॉलेज विल बी अलाउड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। मैं साधारण शब्दों में बता देता हूँ कि पैसा लेकर कॉलेजेस के अंदर सीट बढ़ाने के लिए उन्होंने ब्राइब लिया। इस पर CBI ने उनको अरेस्ट किया और फिर उसके बाद केस। तो ये हालत है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को जो पावरफुल लोग हैं, जो पावर में वैसे बैठे हैं, जिनके पास पैसा है, दे कैन ईजिली मैनिपुलेट दिस थिंग्स, और बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं। उसके बाद उसके जाल में बहुत सारे लोग फंसते हुए चले जाते हैं। इसका मैं एक और चीज़ देख रहा था, जब सीट्स के इंक्रीज़ की बात हो रही थी तो बाकी कुछ सीटें ऐसे कोटा के लिए रखी जाती थी। कोटा से मेरा मतलब मैनेजमेंट कोटा। अब मैनेजमेंट कोटा का खेल मैं आपको बताऊं तो ये किस तरह से एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे स्कैम है और कह सकते हैं फ्रॉड किया जा रहा है हमारे देश के अंदर। इस पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। किस तरह से हर प्राइवेट कॉलेज, सपोज करिए किसी प्राइवेट कॉलेज के पास 100 सीटें हैं, स्पेशली होता नहीं है, 1000-1500 से अधिक की सीटें होती हैं किसी एक उसके लिए, 100 सीटें हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उस कॉलेज के पास अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों में से 10% सीटें यानी कि 10 सीटें वो किसके लिए रखेगा, मैनेजमेंट कोटा के लिए, और बाकी सारी सीटों को काउंसलिंग के थ्रू उसके अंदर एडमिशन्स होंगे। इस 10 सीटों के अंदर मैं इस पे इसलिए गौर फरमा रहा हूँ कि इस 10 सीटों के अंदर लाखों से लाखों रुपए डोनेशन के नाम पे लिए जाते हैं, और फीस के रूप में हर साल जो फीस होती है उसका दुगुना फीस एक मैनेजमेंट कोटा वाले स्टूडेंट से लिया जाता है। हाँ, दे आर विलिंगली टू पे दैट, वो अलग चीज़ है कि भाई जिसके पास पैसा है वो दे रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मैनेजमेंट कोटा के नाम पर स्कैम चलाया गया कि भाई उससे किसको फ़ायदा होगा, सीधे कॉलेजेस को। वो कॉलेजों का ये भी कहना है कि एक सरफेस लेवल पे ये कहते हैं कि हम कॉलेज चलाता वहीं मैनेजमेंट कोटा वाले बच्चे, तो बाकी बच्चे प्राइवेट ऑन कॉलेजेस की मिनिमम फीस किसी भी मतलब बेसिक लेवल पे कोई कॉलेज है तो 80,000 से 1.5 लाख के बीच में फीस है उसकी, मतलब आप एस्टिमेट कर सकते हैं उस चीज़ को। मैं एक देख रहा था कि एक राजेश यादव थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके द्वारा बताया गया कि 300 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर वो एडमिशन कराने के लिए राजी हो गए थे। कई सारे बच्चों का वीडियो भी वायरल हुआ था, आप देखे होंगे, मैं लगा भी दूंगा। 7.5 लाख रुपए उस लड़के से लिया गया क्या, डोनेशन के तौर पे, और फिर उससे ये भी एश्योरिटी मांगी गई कि आपको हर साल फीस का दुगुना देना पड़ेगा आपकी सीट को कंफर्म रखने के लिए 4 सालों तक। अब आप सोच लीजिए, कोई आदमी है 20 लाख रुपए केवल अपने एजुकेशन में डाल रहा है, वो भी ग्रेजुएशन के अंदर, और उसका खर्चा बाकी सारी चीज़ें जोड़कर वो 30 लाख रुपए खर्च करता है केवल अपनी 4 साल की बीटेक पर, और उसको एट द एंड मिलता क्या है, कुछ नहीं, चंद लाख, 7, 8, 10 लाख, 15 लाख मैक्सिमम। मतलब 90% ऐसे बच्चे हैं जिनकी 10 लाख के अंदर ही यहाँ पे NCR रीजन हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, टॉप जो IT हब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनके अंदर जॉब करने वाले बच्चे हैं, मैक्स टू मैक्स उनकी जो 90% बच्चे हैं उनकी 10 लाख से अंदर ही उनकी ईयरली इनकम है। तो आप सोच सकते हैं कि वो खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या। ये चीज़ यहीं तक नहीं थी, इसको जो एक मनी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो मैं आपको बता रहा था, एक बहुत बड़ा रैकेट के तौर पे हर मतलब समझ लीजिए हर कॉलेजेस के अंदर इसको चलाया गया। और कई जगहों पे ये भी देखा गया कि मैनेजमेंट डिस्पाइट ऑफ गिविंग मैनेजमेंट कोटा, कई सारे
कई सारे कॉलेजेस के अंदर सीटें खाली थी काउंसलिंग वाली, और उसको भरा किससे जाता था? मैनेजमेंट कोटा वाली सीटों से। दूसरा, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, उसके अंदर जो करिकुलम है, सबसे बड़ी दिक्कत उसके अंदर है। जब मैं देख रहा था तो इसके अंदर बहुत सारे, आज के समय कैड की बात हो रही है, चैट जीपीटी की बात हो रही है, जेमिनाई की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, लेकिन आज भी जो करिकुलम है वो नॉन टेक है। आप सोचिए, देखिए, आप उस टीचर से पढ़ रहे हैं जिस टीचर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो कोडिंग कर दे और आपको कोडिंग पढ़ा रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो टीचर है जो आपको कोडिंग पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको कोडिंग करना ही नहीं आता। वो टीचर हैं, बस आते हैं आपको, और उनकी उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जो करिकुलम है उसके अंदर पुराने ही सिलेबस चल रहे हैं, वो बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो कोडिंग वाले सेक्टर के बच्चे हैं। तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। नॉन टेक्निकल प्रैक्टिसेस कम हो चुकी हैं हमारे यहाँ। इस तरह के कोई कॉलेज के अंदर, प्राइवेटली कॉलेज के अंदर इस तरह से वो नहीं है कि आपको टेक्निकली ट्रेन किया जाए। एक तो ये भी था, और इसके अंदर एक और दिक्कत देखी गई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। मैं केरला का रेशियो देख रहा था, केरला के अंदर हर 68 बच्चों पर केवल एक टीचर है। झारखंड के अंदर तो 81 है। आप समझ सकते हैं कि पर स्टूडेंट टीचर का जो एवरेज है ना, वो कितना ज़्यादा हाई है। मतलब आप सोचिए कि एक क्लास के अंदर 70-80 बच्चे हैं, उस पर एक टीचर है, अब वो कितना उस पर ध्यान देगा। तो इस मामले में भी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा स्कैम के तौर पर चला रही हैं। अभी ये सारी चीज़ें यहीं तक नहीं रुकी थी। प्राइवेट कॉलेजेस फीस तो बहुत सारी भर के लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये पे कितना करते हैं? जो भी टीचर हैं इनके अंदर, उनके इस केरला में ही 3000 से अधिक टीचरों में केवल 1000 ऐसे टीचर थे जो AICTE के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैपेबल थे बच्चों को पढ़ाने के। मैं बताता हूँ, जो AICTE है वो एक सर्टेन गाइडलाइंस बनाती है कि भाई ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि किसी भी टीचर को किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाने के लिए। पर मैं केरला वाला बता रहा था कि 3000 में से केवल 1000 ऐसे टीचर्स थे जो AICTE के स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरे, और बाकी जो 2000 थे वो पढ़ाएंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से, प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर से और PhD के जो डिग्री होती है उनको मिल जाएगी। डिग्री नहीं, वो होल्डर हो जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा लैक है इन सारी चीज़ों के बीच में। रही बात कि टीचर्स को पे आउट, कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो 40,000, 30,000, 45,000 रुपये इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं। कई सारे तो ऐसे भी, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मैं आपको लगा दूंगा, वो कहता है कि उसको 5,000 मिलता है। दिल्ली के अंदर ही कोई टेक्निकल कॉलेज था, उसके अंदर तो उसको 5,000 रुपये मिलता था केवल 2-3 लेक्चर्स लेने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि टीचरों को जब आप पे आउट नहीं करेंगे, आप स्किल्ड टीचर हायर नहीं करेंगे, और जो भी स्किल्ड होगा उतने कम पे आउट पर रहेगा नहीं, तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इन सारी दिक्कतों के बाद कंपनियां, क्योंकि उनको चलाना अपनी कंपनी है, तो दे आर सर्विस बेस्ड कंपनी, तो वो क्या करती हैं, आजकल बहुत सारी कंपनियां, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, TCS वगैरह जो हैं, ये लोग चलाती हैं क्या, ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्लेसमेंट तो कर लेंगी, लेकिन 6-6 महीने इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस के अंदर उस तरह के करिकुलम्स नहीं है जो ये तय करें कि बच्चों को ये चीज़ पढ़ानी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, जिससे उनको कंपनीज और इंडस्ट्री के अंदर फ़ायदा हो। तो ये कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं, कंपनियां इनको बेसिकली यार दे आर ट्रेनिंग, कि बच्चों को हम बुला के ट्रेन करेंगे, इनको वो सारी चीज़ें करेंगे। एक और दिक्कत इसमें थी कि अटेंडेंस को लेकर मैं देख रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मैंडेटरी है कि भाई 80% से कम अटेंडेंस नहीं होना चाहिए, 75 का क्राइटेरिया है, जिसके बाद मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो करिकुलम कॉलेज के अंदर ही अपना टाइम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको टाइम नहीं मिल पाता घर जाकर और भी सारी जो पैशनेट चीज़ें हैं वो करने की, या स्किल बढ़ाने की, बहुत सारी चीज़ें करने की उनको टाइम नहीं मिल पाता है। और मतलब मैं कुछ केसेस ऐसे थे जिसमें आप सोचेंगे कि जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, इन केस मतलब आपको अगर कोई प्राइवेट कॉलेज बेच रहा है कि मेरे पास 50 लड़के 1-1 करोड़ पे गए हैं, 20 लाख पे गए हैं, तो आप ये समझिए कि 99% केसेस में दे आर स्कैम। मैं एक यहाँ क्लिप लगाऊंगा जिसके अंदर किसी नोएडा के अंदर कॉलेज था जिसका पोस्टर लगा है रोड पे कि 50 LPA प्लेस्ड हुआ, और वो आदमी नीचे ही ठेला लगा के बेच रहा था। तो इस तरह से वो स्कैम चल रहा है। इसके अंदर एग्जामाइन करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आप समझ के देखिए कि जो AICTE है, UGC है और NIRF है, ये लोग किस प्रकार से रैंकिंग बांटते हैं, किस प्रकार से एफिलिएशन बांटते हैं कॉलेजेस को, और उन कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले लड़कों की हालत क्या है। मैं देख रहा था 100 में से 14% जो कॉलेजेस हैं, टॉप 100 में से 14 ही केवल प्राइवेट कॉलेज हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस का नंबर देखेंगे तो 8000 से अधिक प्राइवेट कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के। अब आप सोचिए कि उन 8000 में से केवल 14 ऐसे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी हालत क्या होगी, बाकी और कॉलेजेस की हालत क्या होगी, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं भी एक बीटेक का छात्र हूँ, मैं भी एक इंजीनियरिंग करने वाला छात्र हूँ। मैं आसपास अपने अगल बगल बहुत सारे दोस्तों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, सबका एक ही कंसर्न है कि भाई जो करिकुलम है मोस्टली नॉन टेक हो चुका है। बहुत ही चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि आदमी घुस तो जाता है, पढ़ तो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि ये बोझ के तौर पर हो चुका है। मेरा जो कंसर्न था आई रेज टू यू ऑडियंस, और आपका है कि आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, और आप भी बताइए कि आप भी किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग जर्नी,
और किसी भी नॉट इंजीनियरिंग, BCA, BBA, MCM, MBA के अंदर भी बहुत सारी टेक चीज़ें जो कि MCA के अंदर भी पढ़ाई जाती हैं, BCA के अंदर भी, BBA के अंदर भी, तो उसके अंदर भी बहुत सारा इस तरह से चल रहा है। किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं होना ये दिखाता है कि हम वी आर फेलिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो चीज़ बहुत ही घातक हो सकती है आने वाले समय में। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको भी पता क्या करना है कि डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।